नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज बात है उत्तर प्रदेश के मेरठ की। मेरठ में एक थाना है ब्रह्मपुरी और उसमें एक मोहल्ला है इंदिरा नगर। इंदिरा नगर के गली नंबर 2 में राधे श्याम मिश्रा जी का मकान है, जो कैलाश हॉस्पिटल में ओटी के टेक्नीशियन हैं। सवेरे सवेरे 4 बजे हल्ला हुआ। उनके एक भाई परशुराम ऊपर रहते हैं, वो फिर पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि साहब राधे श्याम मिश्रा जी की पत्नी सुनीता मिश्रा, उनकी रात में बदमाशों ने घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी और घर का सारा सामान लूट कर चले गए। उस समय घर में सिर्फ सुनीता मिश्रा ही थी। पुलिस मौके पर फौरन पहुंच गई। सुनीता मिश्रा फर्श पर पड़ी हुई, कनपटी में गोली लगी हुई, बिस्तर पर राधे श्याम मिश्रा जी की लाइसेंसी रिवॉल्वर पड़ी हुई और पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त। लॉकर खुला हुआ, अलमारी खुली हुई और जो जेवर जिन पैकेट्स में होते हैं वो सब बाहर बिखरे हुए। प्राइमा फेसी पुलिस को भी ये यकीन हो गया कि हो न हो लूट के उद्देश्य से सुनीता मिश्रा की हत्या की गई है। पुलिस इसी लाइन पर चल रही थी और इसी बीच में राधे श्याम मिश्रा को भी सूचना गई। वो भागते हुए कैलाश हॉस्पिटल से अपने घर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि साहब मेरी बुलेट मोटरसाइकिल भी मेरे घर पर खड़ी थी, वो यहां पर नहीं है। हो सकता है बदमाश बुलेट मोटरसाइकिल भी ले गए हों। लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक पेट्रोल पंप के पास खड़ी हुई उनकी बुलेट मोटरसाइकिल मिल गई। पुलिस ने प्राइमा फेसी ये देख लिया कि पिस्टल वहां पड़ी थी, लाइसेंसी पिस्टल, उसी से गोली चलाई गई है। राधे श्याम मिश्रा के ऊपर सबसे पहले पुलिस का शक हुआ, क्योंकि पिस्टल उनके नाम थी, बुलेट गाड़ी उनकी थी, बुलेट घर में जहां खड़ी होती थी उससे दूर कहीं पर खड़ी हुई मिली। पुलिस ने एक अंदाजा लगाया कि रात में पति पत्नी में कोई बात हुई होगी और फिर राधे श्याम मिश्रा जी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपनी पत्नी की हत्या करके और मोटरसाइकिल से वहां से भागे होंगे। रास्ते में कहीं पर चेकिंग न हो जाए या सीसीटीवी से पकड़े न जाएं, इसलिए वहां से भाग लिए और जब सूचना मिली तब वो भाग कर आए और ये बताया कि मैं कैलाश हॉस्पिटल से सीधे आ रहा हूं। खैर 2-3 घंटे बाद जब सीडीआर आ गई उनके नंबर की, तो ये तय हो गया कि नहीं, वो कैलाश हॉस्पिटल में ही थे। इस बीच में पुलिस ने उनकी मोटरसाइकिल से भी फिंगरप्रिंट उठाए, उनकी पिस्टल से भी फिंगरप्रिंट उठाए और जहां जहां अलमारियों में चिकनी सतह मिल गई वहां से भी फिंगरप्रिंट उठाए। प्राइमा फेसी राधे श्याम मिश्रा जी की किसी भी फिंगरप्रिंट से इन सारी जगह से उठाए हुए फिंगरप्रिंट नहीं मिले। तो इस शक में कोई बहुत दम नहीं रह गया। पुलिस ने उनके ऊपर से जो नज़र रखी थी उसको हटा के बेटा बेटी पर पुलिस ने शक करना शुरू किया। राधे श्याम मिश्रा जी का बेटा गुरुग्राम में जॉब करता है और बेटी सुल्तानपुर में अपने मामा के यहाँ रहती है। ऊपरी मंजिल पर परशुराम, जो उनके देवर का नाम है सुनीता मिश्रा के, वो ऊपर रहता है। पुलिस अब चूंकि डेथ हुई, डेथ के बाद सारी फैमिली इकट्ठा हो गई। लड़का भी आया, लड़की भी आई और राधे श्याम मिश्रा का भाई भी आया। सारे लोगों को पुलिस थाने पर ले गई।
घर वालों के इन्वॉल्वमेंट का शक इसलिए पुख्ता हुआ कि दरवाजा कहीं से तोड़ा नहीं गया था, सिटकिनी खोली गई थी और सिटकिनी रात में 12-1 बजे के आसपास तभी खोली जाएगी जब आने वाला कोई परिचित हो। इतनी रात में सुनीता किसी कीमत पर किसी अनजान आदमी के कहने पर या आवाज़ देने पर अपना दरवाज़ा नहीं खोलेगी। पुलिस इसी थ्योरी पर कि जो जानने वाला था वो आया, उसने आवाज़ दी और भीतर घुसा, फिर उसने इस तरह इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। राधेश्याम मिश्रा के बेटे जो गुरुग्राम में जॉब करता है, उससे बड़ी लंबी पूछताछ की कि किसी बात पे उनकी माँ से नाराज़गी, रुपए पैसे को लेके नाराज़गी या किसी और तरह की नाराज़गी या फिर उनकी दुश्मनी का कुछ पता लग जाए। बेटी बहुत दिन से सुल्तानपुर से अपने माँ से मिलने भी नहीं आई थी। एक शक का कारण यह भी था कि कोई न कोई बात जरूर थी, यहाँ कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो अपने मामा के यहाँ क्यों रह रही थी। उसका कारण बताया गया कि मूल रूप से ये लोग, पूरा परिवार इनका सुल्तानपुर का ही रहने वाला है। सुल्तानपुर जिले के अमाऊ जासरपुर गांव के रहने वाले थे राधेश्याम मिश्रा, और वहीं पास में उनकी ससुराल भी थी। लोगों का ये कहना है, मामा के इनके ननिहाल के लोग भी आ गए लड़की के। उसने बताया कि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास कर मेरठ में, माहौल लड़कियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इस बात पर राधेश्याम मिश्रा ने अपने साले यानी लड़की के मामा से ये कहा कि इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मैं दूंगा, लेकिन इसको मैं मेरठ से दूर रखना चाहता हूँ। सुल्तानपुर में इसका एडमिशन कराइए और वहीं पढ़ाइए। जब कभी उसे हम लोगों से मिलना जुलना हो तो उसे भेज दीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा, मैं बुलवा लूँगा। थोड़ा सा पुलिस को इस पे डाउट हो रहा था कि आखिर ऐसा क्यों है, कोई न कोई बात जरूर है। लेकिन पुलिस को हर तरफ से ये कंफर्म हुआ, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से भी, सीडीआर से भी, कि नहीं, घटना के वक्त वो लड़की अपने मामा के यहाँ ही थी। उसकी सीडीआर से भी पता लगा, उसकी सीडीआर से ऐसे किसी आदमी से बात भी नहीं हुई थी जो मेरठ में रहा हो उस दिन, खासकर ब्रह्मपुरी या उसके आसपास के इलाके में। तो पुलिस का शक ये तो बिल्कुल अपनी जगह हो गया कि ये घर के ही किसी या जान पहचान के किसी आदमी का काम है। लेकिन जिस तरह लूट हुई थी वो बिल्कुल प्रोफेशनल हाउस रॉबर्स की तरह लूट हुई थी। पुलिस परेशान हो गई। लेकिन इसी बीच में मामा के यहाँ ये बात पता लगी कि इनकी एक लड़की 2 साल पहले भाग गई थी, और भागी उस समय थी जब राधेश्याम मिश्रा का साला, जिसका नाम उपेंद्र मिश्रा था, वो उसको लेके दिल्ली से बाई ट्रेन मेरठ आया। रेलवे स्टेशन से मेरठ से उसे लेके घर के लिए चला और बीच में ही वो भाग गई। उपेंद्र मिश्रा को पता भी नहीं लगा। उपेंद्र मिश्रा एक्स आर्मी थे और सिक्योरिटी का काम दिल्ली में किसी बड़े ऑफिस में कर रहे थे। पुलिस को लगा कि उपेंद्र मिश्रा से मिलके ये जानकारी की जाए कि वो लड़की जो भागी वहाँ से, उसके पास से, तो आखिर गई कहाँ रहती है, ताकि हो सकता है कि उसके भागने पर या उसने किसी से शादी करने की बात कही हो, उसका विरोध किया हो माँ ने, और फिर उन लोगों ने इनको मार दिया हो। पुलिस अभी भी इसी में गोल गोल चक्कर काट रही थी। उपेंद्र मिश्रा के बारे में बताया गया कि साहब वो दिल्ली से सीधे, चूंकि दाह संस्कार सुल्तानपुर में होना था, तो वो वहां से सीधे सुल्तानपुर चला गया।
वहां पहुंचने के बाद पुलिस ने उपेंद्र मिश्रा को दाह संस्कार के बाद डिटेन किया और डिटेन करने के बाद उससे उनकी उस भांजी के बारे में जो भाग गई थी बातचीत शुरू की। थोड़ी देर बाद इधर उधर की बात करने के बाद पुलिस को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि ये कोई बात छिपा जरूर रहा है। थोड़ी सख्ती की गई क्योंकि पता नहीं क्यों पुलिस को ये लग रहा था कि इस लड़की के भागने या लड़की से किसी के शादी करने या उसके भगाने में सहयोगी उपेंद्र मिश्रा के बीच में ही ये बात फंसी हुई है जो पुलिस निकाल नहीं पा रही है। लिहाजा उपेंद्र मिश्रा के साथ थोड़ी उसकी आवभगत हुई। उसने कहा कि मैं सब बात बता देता हूँ। उसने बताया कि हुआ यूं कि 2 साल पहले मैं अपनी उस भांजी को मेरठ रेलवे स्टेशन से लेकर घर आ रहा था। इसी बीच में वो किसी बहाने से उतरी और उसके बाद भाग गई। मैंने वहाँ काफ़ी देर तक तलाशा, जहाँ जहाँ सीसीटीवी थे वहाँ भी तलाशा। इस बीच में मुझे घर पहुँचने में करीब करीब 3 घंटे का विलंब हो गया। मैं फ़ोन पर यह बात अपनी बहन को नहीं बताना चाहता था कि मेरी भांजी उतरी तो मेरे साथ ही ट्रेन से, लेकिन गायब हो गई। लेकिन कोई चारा न देख वो फिर घर पहुंचे और बड़े उदास मन से अपनी बहन संगीता को बताया कि वो बीच में कहीं धोखा दे के भाग गई। मैंने बड़ी कोशिश की उसको ढूंढने की, लेकिन उसका बिल्कुल पता नहीं लगा। ये सुन के उपेंद्र की बहन यानी उस बच्ची की माँ सुनीता मिश्रा बिफर गई और बहुत, जिसको कहते हैं, हत्थे से उखड़ गई और वो सीधा आरोप निपेंद्र पे लगाने लगी कि तुम्हारी वजह से मेरी लड़की भागी है। यही नहीं, तमाम बड़े बड़े छोटे आरोप उसके ऊपर लगाने लगी। तुम ही भगा ले गए, तुम ही ने हटा दिया, किसी के साथ भगा दिया, लड़की को भेज दिया। इस तरह के गंभीर आरोप सगी बहन निपेंद्र पर लगाने लगी। वो किसी तरह से वहाँ से अगले दिन फिर अपनी ये बता के कि ड्यूटी पे जाना बहुत ज़रूरी है, वो वहाँ से चला गया। लेकिन फ़ोन करके फिर राधे श्याम मिश्रा भी यही बात कहने लगे, लेकिन ज़्यादातर बातें उसकी सगी बहन ने उसको सुनाई। बात बात पे जलील करना, जब भी कोई आ जाए तो उसके सामने इसी तरह की बात करना कि चाहे जहाँ से ले आओ, तुम्हें पता है कि वो कहाँ है, तुम्ही ने भगाया है। इस तरह की बातें सुनते सुनते उसने भी उपेंद्र ने भी कहा कि मैं आज ही जा गया था। पुलिस को उसने बताया कि साहब मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, फौजी जो खून है मेरा, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। 2 साल धीरे धीरे निकल गए, लेकिन मेरी बहन के बर्ताव में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। मैंने सोचा कि आखिरकार कब तक मैं इस तरह बेइज्जत होता रहूंगा, कब तक मैं अपनी बहन के ताने सुनता रहूंगा। मैंने भी प्लान बनाया कि ये आवाज़ हमेशा के लिए खामोश करूंगा मैं, चाहे जैसे करूं। और फिर यही सोचकर पहले मैंने दीदी से बात करके कहा कि मैं आने वाला हूँ, आ जाऊँगा मिलने तुमसे, तुम्हारी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करूँगा। इसी बहाने मैंने पूछ लिया कि बहनोई राधे श्याम मिश्रा कैलाश हॉस्पिटल की अपनी ड्यूटी पर चले गए थे, देवर परशुराम मिश्रा अपने काम से कहीं निकला हुआ था, बेटा गुरुग्राम में था और बेटी सुल्तानपुर में थी। उसने कहा ये मौका अच्छा है और इसी में हमें अपना काम कर लेना चाहिए। दिल्ली से वो मेरठ पहुंच गया और दीदी के घर पहुंच गया। आवाज़ दी, उन्होंने फ़ोन, उसने दरवाज़ा खोल दिया। आगे बताता है उपेंद्र कि मेरे बहनोई ने मुझसे किसी काम के लिए 90,000 रुपये मांगे थे। काफ़ी दिन तक तो
वो ये कहते रहे कि बस अब इंतज़ाम हो रहा है, मैं दे रहा हूँ। लेकिन अभी 10 दिन पहले मैंने कहा मुझे ज़रूरत है, मेरे पैसे वापस कर दीजिए। तो वो यही उलाहना देकर कि तुमने मेरी बेटी को गायब किया है, मैं तुम्हें एक नया पैसा नहीं दूंगा, मेरी बेटी ढूंढ के ले आओ तो मैं सोचूंगा तुम्हें पैसा देने की। उपेंद्र ने कहा, मैं अपने बहनोई की इस बात से भी बहुत व्यथित हुआ कि भांजी के भाग जाने का आरोप मेरे ऊपर और 90,000 जो मुझसे उधार लिया गया था वो भी उन्होंने देने से मना कर दिया। उस बात का भी गुस्सा मेरे मन में था। रात करीब 12 बजे पहुंचकर दरवाज़ा खुलवाया और फिर उसके बाद भीतर घुस गया। हाथ में ईंट लिए हुए जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के भीतर की तरफ गई, पास में रखी हुई एक ईंट से मैंने उसके सिर पे जोरदार वार किया और जब वो गिर पड़ी तो अपने बहनोई की लाइसेंसी पिस्टल से, मुझे पता था वो कहाँ रखी है, बहन थी हमारी, मेरा बहुत ज़्यादा आना जाना था, बहुत लंबे लंबे समय में उसके यहाँ रुकता था, लिहाजा उसकी उस लाइसेंसी पिस्टल से मैंने अपनी बहन को गोली मार दी। फिर इत्मीनान से घर में कहाँ कहाँ जेवर, कहाँ कहाँ पैसा, कहाँ कहाँ और सामान रखा जाता है, एक एक करके सब मैंने अपने बैग में डाल लिए। मेरे दिमाग में था कि मेरे बहनोई ने भी मेरे साथ यही किया है, बहुत नुकसान पहुंचाया है, मेरे बहुत ठेस पहुंचाई है मुझको, ये कह के कि तुम मेरी लड़की को भगा ले गए थे और मैं तुम्हारा 90,000 नहीं दूंगा। तो उन्हें फंसाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए सारा सामान इकट्ठा करके, जितने गहने पैसे थे, उनकी बुलेट मोटरसाइकिल से मैं वहाँ से निकल गया। लगभग 12:30 बजे दिल्ली चुंगी पेट्रोल पंप तक गया, ऐसा उपेंद्र ने बताया। वहाँ बुलेट खड़ी करके मेट्रो प्लाजा पहुँच गया। यहाँ से ई रिक्शा करके बेगमपुल गया और भैंसाली डिपो से दिल्ली के लिए जो बस जा रही थी उसी पर बैठ के मैं दिल्ली के लिए रवाना हो गया। वारदात के अगले दिन राधे श्याम ने यानी बहनोई ने उपेंद्र को फ़ोन किया और कहा कि तेरी बहन को किसी ने गोली मार दी है, उसकी दीदी की हत्या हो गई है। उसके बाद वो जैसे ही मेरठ आया रोने बिलखने लगा, छाती पीटने लगा। तब तक बॉडी को सुल्तानपुर ले जाकर वहाँ अंतिम संस्कार की बात उसके बहनोई करने लगे। सारा इंतज़ाम सब उपेंद्र ने किया और 15-20 मिनट बाद ही उसकी बॉडी लेकर ये लोग, जब पोस्टमार्टम से बॉडी वापस लौट आई तो उसको लेकर ये लोग सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए। अंतिम संस्कार के लिए उपेंद्र वहीं सुल्तानपुर में रुका हुआ था। जब पुलिस इस गरज से पहुंची कि उपेंद्र के साथ आते समय जो लड़की भागी थी उसकी डिटेल पता की जाए, उपेंद्र को अंतिम संस्कार के बाद डिटेन किया गया। उसे मेरठ कंकरखेड़ा थाने ले आया गया, ब्रह्मपुरी थाने ले आया गया और फिर वहाँ पर उससे पूछताछ की गई, जिससे उसने इस अपराध को होना स्वीकार किया। आज की घटना, अपने ऊपर लगे हुए आरोपों से व्यथित होकर एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी और बिल्कुल कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया उसने। भांजी जब भागी तब वो अपने मामा यानी उपेंद्र के साथ, मामा यानी उपेंद्र के साथ रेलवे स्टेशन से अपने घर आ रही थी और इसी बीच में भाग गई। बहन ने भाई पर आरोप लगाया और गंभीर गंभीर आरोप लगाए कि तुमने भगा दिया, तुम्हारी लापरवाही से भागी, तुमने ही कहीं छिपा दिया, तुमको शर्म नहीं आई, किसके साथ भगाया है ये बताओ, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ ले आओ, तुम आर्मी वाले हो, शराबी हो, तुम्ही ने कुछ किया होगा। इस तरह के आरोप बहन उस पर लगाती रही। ज़्यादा व्यथित वो ये सुनकर हुआ कि तुम
आर्मी वाले हो, शराबी हो और शराब के नशे में कुछ न कुछ तो तुमने किया है, कैसे भी करके लड़की को, अपनी भांजी को ले आओ। इस बात से वो बहुत ज़्यादा दुखी हुआ, लेकिन रोज रोज की गाली गलौज, सालों साल की गाली गलौज से वो आजिज आ गया। देखिए, बहन जब आरोप, इस तरह के आरोप लगा रही थी, गंदे और भद्दे आरोप भी उसने लगाए अपने सगे भाई पर, वो भूल गई कि भाई हो या कोई और सगा, गाली देने की भी एक लिमिट है, प्रताड़ित करने की भी एक लिमिट है, जलील करने की भी एक लिमिट है। वो भूल गई और सारी सीमाएं पार करके वो उसको जलील करती रही। भाई है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चाहे जितना जलील करो, भाई सब सह लेगा। मैं बहन हूं, मुझे बोलेगा नहीं, उसकी हिम्मत नहीं मुझे कुछ कहने की, ऐसा भ्रम सुनीता ने पाल लिया। और यही गलती हुई सुनीता से, संगीता नाम था उसका। ऐसी यही गलती की संगीता ने कि उसने सोचा कि हम कुछ भी कहें, गाली दे दे के इसके ऊपर इतना दबाव बनाएंगे कि अगर इसकी जानकारी में होगा तो ये ले आएगा। लेकिन आरोपों को सुनते सुनते, सहते सहते उपेंद्र मिश्रा एकदम टूट गया और फिर उसने प्लान किया कि अब बहुत हो गया, इसको हमेशा के लिए शांत करूंगा। पूरी प्लानिंग तो ऐसी हुई कि एक बार पुलिस भी गच्चा खा गई। पुलिस भी इधर उधर की जांचें, घर वालों की, बेटे पर कभी शक, कभी बेटी पर शक, कभी देवर पर शक, कभी पति पर शक, हर एंगल से पुलिस ने जांच की, क्योंकि जो क्राइम सीन था वो मिसलीडिंग था। तो इसलिए समस्या कितनी भी बड़ी हो, शक किसी पर हो, पर अपना विरोध या शिकायत या उलाहना अपनी सीमा के भीतर करनी चाहिए। लिमिट क्रॉस करने पर कोई कितना भी सगा हो, कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।